Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic refraction and the question says the refractive index of the medium within a certain region x greater than 0 and y greater than 0 changes with y. A thin light ray traveling in the x direction strikes the medium at right angles and moves through the medium along a circular arc. How does the refractive index depend on y? What is the maximum possible angular size of the arc? चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली सवाल कहना क्या चाह रहा है। ये एक्चुअली आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक लाइट रे आ रही थी ना, एक पतली सी रे आ रही थी और ये क्या कर गई, ये एंटर कर गई इस रीजन में जहां पर क्या हो रहा है, विथ वाई, विथ इंक्रीमेंट इन वाई जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है ना। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि रे कुछ इस तरीके से मुड़ती जाएगी। ऐसा क्यों है आप वो भी समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक बहुत पतली सी लेयर लूं, है ना, तो हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो जैसे ही इसके बाहर वाले रीजन में ये जाएगी, है ना, जैसे कि मान लीजिए ये एक छोटा सा रीजन 1 है और ये छोटा सा रीजन 2 है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए ऐसा रहा, है ना। अब क्या होगा, ये मैंने ब्लैक कलर से नॉर्मल की लाइन दिखाई है, तो अब जो है जो ये जो सेकंड नंबर का मीडियम है ये और ज्यादा डेंस है, तो इसीलिए ये जो रे है ये किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए हल्का सा ये बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी तरीके से जब ये यहाँ पर आएगी और यहाँ पर मान लीजिए मैं एक बहुत पतली सी लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि ये मीडियम नंबर 3 है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है तो यहाँ पर ऑब्वियसली एंगल और ज्यादा छोटा हो जाएगा क्योंकि ये जो रीजन है वो और ज्यादा डेंस है। तो इस तरीके से सवाल में दिया हुआ है कि ये मुड़ती जा रही है और फाइनली क्या हो गई, मतलब कि ये सर्कुलर आर्क का शेप ले रही है। कुछ लोगों को देखिए कंफ्यूजन आ सकता है कि जब ये रे, है ना, जब ये रे इस तरीके से जा रही थी तो ये मुड़ी ही क्यों, ये सीधी क्यों नहीं चली गई। एक्चुअली होता क्या है कि जिसे हम लोग एक पतली सी रे ऑफ लाइट कहते हैं ना, वो एक्चुअली एक बीम ऑफ लाइट होती है, उसमें बहुत सारे बंडल ऑफ रेज होते हैं। तो अगर मैंने इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटा करके दिखाया इस लाइट रे को, है ना। तो बेसिकली ये लाइट रे है ही नहीं, ये बंडल ऑफ रेज है। तो आप ऐसे सोचिए कि ये इस तरीके से जा तो रही थी, है ना, लेकिन अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर हम लोग समझ पा रहे थे कि मीडियम जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। जैसे कि जो ऊपर वाला ये मैंने बनाया है, इसके लिए मीडियम कैसा हो गया, इसके लिए मीडियम डेंसर हो गया, और जो नीचे वाला पोर्शन मैंने बनाया इसी बीम का, उसके लिए मीडियम कैसा हो गया, लेस डेंस हो गया। तो अब आप समझिए कि इस वाले बीम की स्पीड थोड़ी तो फास्ट रहेगी और इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, तो जिसके कारण ये इस तरीके से टर्न लेता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक रॉड है ना, अगर एक रॉड होता है तो उसके दो एंड की अगर स्पीड अलग अलग है, मान लीजिए इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड कम है, तो ये क्या करेगा, इसको टर्न तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वही चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियस है कि अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता मीडियम तो बिल्कुल ये रे सीधी ही निकल जाती। एक और चीज इस सवाल को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो ये है कि मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आई हैव शोन लाइट रे पासिंग थ्रू सक्सेसिव प्लेनो पैरेलल रेट्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, n1 sin i1 हैज टू बी इक्वल टू n2 sin i2। सही बात है। इसी तरीके से n2 sin i2 अगर मैं यहां पर की बात करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, n3 sin i3 के बराबर हो जाएगा। अब मैं यहां पर अगर देखूं तो n3 sin i3 किसके बराबर हो जाएगा, n4 sin i4 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इट कैन बी सीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज द सेम वैल्यू एट ऑल इंटरफेसेस। जैसे कि n sin अल्फा इस क्या होगा, कांस्टेंट अलोंग द लाइट रेज ट्रेजेक्टरी। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अब अपने सवाल में। तो देखिए अभी जो हम लोगों ने केस देखा ना, उसमें और हमारे सवाल वाले केस में बहुत रिजेम्बलेंस है ना। जिस तरीके से ये आपको नोटबुक की लाइन जो दिखाई दे रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरीके से ही लगातार क्या होता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है।
और ये बहुत पतले पतले, ये क्या है, एक तरीके से स्लैब की तरह काम कर रहे हैं। तो सारे के सारे स्लैब हमें दिख रहा है कि किस तरीके से अरेंज्ड है, पैरेलल तरीके से, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि द रिलेशन हैज टू बी वैलिड, है ना। और ये कैसा मीडियम है, ये कैसा मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, किस डायरेक्शन में, अलोंग वाई डायरेक्शन। और इस मीडियम को हम लोग फाइनली किसकी तरह कंसिडर कर रहे हैं, एज थिन टेनो पैरेलल प्लेट्स। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ओरिजिन यहाँ पर बोल दिया, है ना, ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि शुरुआत में, है ना, शुरुआत में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हो जाएगा शुरुआत में 90 डिग्री। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये लाइट रे इस तरीके से एंटर करती तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से आई बोल देते। अब ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, अब जो ये लाइन है ये धीरे धीरे देखिए इस तरीके से टेढ़ी होती जा रही है ना। तो फाइनली ये यहाँ पर आ गई। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कह देंगे भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 90 डिग्री। सही है। और चलिए सवाल में दिया नहीं है पर हम लोग ये मान सकते हैं कि शुरुआत में, है ना, मतलब कि y बराबर 0 पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ तो वैल्यू होगी, लेट अस से कि वो n नॉट है ना। तो हम लोग अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, n नॉट साइन 90 डिग्री वो किसके बराबर होगा, मान लीजिए एक कर्व ऐसे टेढ़ा होता गया होता गया होता गया, हम लोग किसी x, y पर आ गए। अब यहाँ पर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या दिखा दिया, कुछ I दिखा दिया ना। और ज्योमेट्री से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सर्कल है, मतलब सर्कुलर आर्क है, तो रेडियस r, तो ये y कोऑर्डिनेट है अगर, तो ये वाली लेंथ r माइनस वाई हो जाएगी। तो यहाँ पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कि मैं बोल दे रहा हूँ n, है ना, जो कि किसका फंक्शन है, n इज अ फंक्शन ऑफ y, है ना, y का फंक्शन है ये। और इसको मैं क्या लिख दूंगा, n sin 90 डिग्री इज इक्वल टू n इंटू साइन ऑफ i, है ना, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n नॉट साइन 90 डिग्री बराबर n साइन i। अब यहां पर मैं n को क्या लिख सकता हूं, n एक्चुअली इट इज अ फंक्शन ऑफ y, और साइन ऑफ i, आप देखिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि r माइनस वाई डिवाइडेड बाय r। सही है। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, यहां से अपने को मिल गया n जो कि फंक्शन ऑफ y है, वो कितना आ रहा है, n नॉट इंटू r डिवाइडेड बाय r माइनस वाई। बस इतना आसान था, यही हमारा आंसर हो गया कि हमने क्या निकाल लिया, डिपेंडेंसी ऑफ, है ना, डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ y। तो अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर साइज क्या हो सकता है। तो हमें इस आर्क का मैक्सिमम एंगुलर साइज बताना है। तो देखिए थोड़ा सा अपने को इसमें डेटा की मदद लेनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं डेटा को थोड़ा देखूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि द मटेरियल विद द ग्रेटेस्ट नोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली डायमंड, but even the refractive index of this material does not reach the value n max equal to 2.5, है ना, उसका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.5 तक को भी रीच नहीं कर पाता। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 को अगर हम लोग मैक्सिमम लेके चले तो शायद आंसर आ जाए। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस फ्रॉम n नॉट बराबर 1 से लेकर के, मान लीजिए ये चेंज कर रहा है n max इज इक्वल टू 2.5, है ना। तो उस केस में चलिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। चलिए तो y निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर n एज अ फंक्शन ऑफ y, है ना, उसमें y की मैक्सिमम वैल्यू भरनी है, तो n की भी मैक्सिमम वैल्यू भरेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 2.5 इज इक्वल टू n नॉट तो हमने 1 लिया, मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन r माइनस वाई, है ना। तो यहां से देखते हैं क्या आ जा रहा है, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, 5/2 इज इक्वल टू आर आ गया r अपॉन r माइनस वाई। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5r माइनस 5y इज इक्वल टू 2 टाइम्स r। तो यहां से क्या आ गया, 5y इज इक्वल टू 3r। तो यहां से अपने पास देखिए y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3r/5। तो समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है, मतलब कि इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हो ही नहीं सकता है ना। तो अब इससे ज्यादा और कर्व नहीं हो पाएगा ये। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो कितनी आ गई, हम लोगों ने अभी अभी निकाला, देखिए y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3r/5। तो 3r/5 के हिसाब से, है ना, y की वैल्यू अगर हम लोग 3r/5 रख दें तो उसके हिसाब से अब हम लोग एंगुलर साइज निकाल लेते हैं।
ये एंगुलर साइज अपने को बेसिकली ये थीटा बताएगा ना, इससे ज्यादा थीटा पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस ऑफ थीटा वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा r माइनस वाई अपॉन r, है ना। तो अब हमने देखा था कि y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी 3r/5, तो हम लोग लिख देंगे r माइनस 3r/5 होल डिवाइडेड बाय r। तो यहां से देखते हैं कि cos थीटा से थीटा कितना आता है, तो cos थीटा बराबर आ गया हमारे पास, ये बन गया 2/5, है ना। तो यहां से थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स ऑफ 2/5। और बच्चों अभी अभी मैंने कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू चेक करी तो ये आ रही थी लगभग 66.4 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर इस तरीके का आर्क बन रहा है ना, तो मैक्सिमम कितने एंगल तक इस तरीके से घूम सकता है, वो मैक्सिमम घूम सकता है 66.4 डिग्री तक, है ना, यही आया था। हाँ 66.4 डिग्री तक। उसके बाद अब मीडियम और ज्यादा डेंस हो नहीं सकता है, जिसके कारण कि ये और ज्यादा फर्दर नहीं मुड़ पाएगा। ऑलराइट, और ये भी हम लोग कौन सा केस लेके चल रहे हैं, बिल्कुल मैक्सिमम केस लेके चल रहे हैं, जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल दे रहे हैं 2.5, जो भी हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है कहीं पर। इवन डायमंड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं होता है। और एक और चीज इस सवाल से हमें सीखने मिली कि व्हाई डज द लाइट रे एंटरिंग द अलोंग द एक्स एक्सिस स्टार्ट टू बेंड एट ऑल, है ना। और उसका रीजन क्या था, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज एन इनफाइनाइटली थिन लाइट रे। A ray always implies a beam of finite width with the refractive index and hence the speed of propagation varying across the beam profile. As a consequence, the wavefront becomes non-planar and the beam bends, है ना। So this is what we have studied just now, and I hope कि you have understood the problem pretty well. So if even if you have any doubts regarding this today's lecture, तो आप मेरे को बता सकते हैं, I'll be happy to help you. All right. So I should say कि this is the end of the first series of the question of the day. ये 50th सवाल है क्वेश्चन ऑफ द डे का, और कल से हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज को पॉज करने वाले हैं। लेट्स सी कि फिर से कब स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिकली एरोडोव की सीरीज, तो उस पे हमारा ध्यान थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो कोई बात नहीं, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की बहुत ज्यादा, तो आप हमें मेल करिए, आप हमें व्हाट्सएप करिए, और अगर आपकी डिमांड बहुत हाई रही तो डेफिनेटली वील ट्राई टू start it once again as soon as possible. All right, take care. Bye bye.